नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे सहयोगी डिम्पी कारा भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और अब आखिरी के 1 घंटे बचे हैं बाजार को और ज़्यादा कुछ एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, इस दायरे में ही है, लेकिन ऐसे में ट्रेड के मौके कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आखिरी 1 घंटे में बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। और कुछ ही देर में हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपकी उसमें मदद करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सीमित दायरे में निफ्टी कारोबार कर रहा है 22,050 के पास और बैंक निफ्टी करीब 220 अंक नीचे आज ट्रेड कर रहा है और दबाव आज देखने को मिल रहा है HDFC बैंक से। वहीं सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी है आज। RVNL, HAL, EIL में आज तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ रियल्टी मेटल शेयरों में भी तेजी, दबाव में आज IT स्टॉक्स हैं। आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसमें आज इंडिगो फोकस में है। UBS और जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी पॉजिटिव थी, कंपनी पर टारगेट बढ़ाए गए, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी आज इंडिगो में देखने को मिल रही है। चलिए, ये थे बाजार की इस वक्त की बड़ी बातें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन अब बता देते हैं कि आखिरी 1 घंटे में आप इस शो में क्या कुछ खास होगा। तो 2:35 पर हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे उनसे समझेंगे आज के क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर ऑप्शन की रणनीति आपको बताएंगे। 3 बजे बाजार में कहाँ पर मोमेंटम है, कहाँ पर एक्शन है, ये सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे और कुछ खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करेंगे। 3:05 पर हमारा खास सेगमेंट खबर गर्म है, शरद हमारे साथ जुड़ेंगे। 3:15 बजे आपको बताएंगे कुछ शानदार BTST और STBT ट्रेड और 3:20 पर हम आपको बताएंगे कि कल कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो चलिए आखिरी के 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त बाजार पर नजर डालें तो जैसा कि सुबह हमने बात भी की थी, रिम्पी आप बता भी रहे थे कि आज बाजार रेंज में ही रह सकता है और इस पूरे हफ्ते हम मार्च CDC एक्सपायरी भी हो गई और इस पूरे हफ्ते ज़्यादा कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं करना चाहिए और बाजार ऐसे ही दायरे में रह सकता है। सुबह से जो एक्शन चल रहा है, अभी फिलहाल क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? देखिए, हमारे फ़ोन पे बात हुई तब भी हमने आपसे एक बात रखी कि 21,800 आप सीरीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा के रखो और ना केवल हमने आपको ये बात बताई बल्कि ये बात बताई थी कि एवरेज मत करो, जो भी है सिर्फ आप उसको शांति से लेके बैठे रहो। ये मार्केट इस समय थोड़ा हैंडल विथ केयर करने वाला और दूसरा इसके अंदर आपको ना ज़्यादा वॉल्यूम से कुछ नहीं जाएगा, आपको कुछ आएगा भी नहीं आपसे, तो इसलिए शांति से बैठे रहना इस समय इंडाइसिस के अंदर ठीक है। आप स्टॉक स्पेसिफिक करो ना काम, किसने आपको मना किया? आप सरकारी कंपनीज देखो आज वापस से चलने लगी हैं। आज आप लॉजिस्टिक माफ़ कीजिए, ये हेल्थ से जुड़े हुए शेयर्स हैं, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम वापस से बना है। लैब वाले जो शेयर्स हैं, तो आपको ना एक पॉकेट देखनी है, उस पॉकेट के अंदर फिलहाल काम करना है। इंडासिस के अंदर कोई बड़ा मूव आएगा अभी तक ना ही डाटा बना है, ना ही ऐसा कोई सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। अभी तक का जो रोल ओवर है बैंक निफ्टी में वो कोई ज़्यादा हो चुका है, उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा रोल ओवर समय से पहले हुआ है। वैसे ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन 68% से प्लस का रोल ओवर है इस समय बैंक निफ्टी पर। और ये 68% का रोल ओवर तब मिलता है जब आप करीब करीब एक्सपायरी से 2 दिन पहले होते हैं, जैसे अभी हम आज चल रहे हैं। तो लेकिन ये तो हम कल ही लेके आ गए थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स डल हो चुका है। इंडिया विक्स आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करवाने में हेल्प नहीं करेगा। अब ये 15 का विक्स था जो चलता था तो आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स मिलते थे, लेकिन अब इंडिया विक्स क्या है 12-13 पे आके रुक गया। तीसरा, आज लीडरशिप क्राइसिस आपको दिख रही होगी, वो फिर से आपको दिखा होगा। आप HDFC रिलायंस दोनों को चेक कर लो, दोनों लीडरशिप की कमी है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो ना, तो आप एक बार एक काम कीजिए, आप एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइए F&O वाला। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन F&O का और दिखा दीजिए, जिसमें F&O के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स होते हैं। आपको थोड़ा मैं उसमें से एक पॉइंट और नोटिस कराता हूँ। 122 शेयर बढ़े हुए हैं, 122 शेयर बढ़े हुए हैं F&O के, 58 ही शेयर लाल निशान में है। फिर भी आप अभी भी हरे निशान में आने की जद्दोजहद कर रहे हो। वजह लीडरशिप क्राइसिस है, लीडर नहीं है आपके पास। शेयर्स तो हैं बट लीडर नहीं है, वेटेज नहीं है। एक चीज़ आपको मैं और दिखाता हूँ, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी दिखाइए आप एक मिनट के लिए जरा। वहाँ पे भी आपको अच्छा, जिस वजह से हम टूटे थे वो तो अपने आप में ठीक हो रहा है। आप 15 दिन पहले का स्मॉल कैप और मिड कैप देखेंगे तो आपको फर्क दिखेगा, लेकिन 15 दिन पहले का निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे कोई फर्क नहीं दिखेगा। कहने की बात सारी यही है
कि अगर आप इंडाइसेस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो दो चीज़ों को रिगरसली फॉलो कीजिएगा। पहला, वॉल्यूम नहीं बढ़ाना, जो है सिर्फ उसी को संभालना है। ये हम 15 दिन से आपके सामने बात बोल रहे हैं। अगर नहीं हो आपको हमारी बात पे यकीन हो रहा हो तो उठाइए 15 दिन पहले का यूट्यूब पे, हम तो अवेलेबल ही है ना, हमारा तो रिकॉर्डेड है, लिखतम वक्तम दोनों है, तो वहाँ पे साफ साफ बोल रहे थे। दूसरा पॉइंट, आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट रेंज के रखने हैं। जैसे वो रेंज का ब्रेकआउट होने को है या फिर ब्रेकडाउन होने को है, तभी ही बड़ी पोजीशंस के अंदर आके काम करना, नहीं तो 20% से ज़्यादा पैसा इस समय इंडाइसिस में रखना है भी समझदारी। इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर आप अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करेंगे स्टॉक्स का। 20% पैसा स्टॉक्स के अंदर रखो, इंडेक्स के अंदर रखो, 40% पैसा स्टॉक्स के अंदर रखो, रिमेनिंग 40% जो है वो अभी आप कैश में भी रखो। अब कहीं बाजार नहीं जाया जा रहा है, कहीं भागा नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ जोल्ट कर रहा है, शेक कर रहा है, चर्न कर रहा है, और आप इस चर्नी में कहीं मारे ना जाओ। तो इसलिए रुक जाइए, शांति से काम कीजिए और इन्हीं सब शांति से बेहतरीन ट्रेड को छांटिए। कम सौदा करना इस समय ज़्यादा समझदारी है बजाय ज़्यादा सौदा करने के। कई बार ऐसा फेज़ आता है, ऐसा मौसम आता है, भले फागुन चल रहा हो लेकिन मार्केट का फागुन अभी नहीं है। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुचित जैन है, अंशुल जैन है, राजेश पालविया हैं, और मैं अपनी पूरी सूची देख पा रहा हूँ तो इसमें सारे के सारे एक से एक महारथी हैं अपने अपने सेगमेंट के, और इन सबको पता है कि हाँ बाजार के इन फेजेस में क्या करना है। अंशुल जैन की खासियत बताता हूँ, अंशुल जैन टिपिकली ब्रेकआउट शेयर्स के मास्टर हैं और एक कैश स्टॉक्स के तो बिल्कुल मास्टर्स हैं। आपको राजेश पालविया के बारे में बताता हूँ, F&O के गुरु हैं ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से शेयर्स को पकड़ते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भी ये बहुत माहिर आदमी है। ये स्टेक को पकड़ लेते हैं तो फिर लास्ट तक प्रॉफिट बुक लेते हैं। रुचित जैन, आपने तो इनकी ऑप्शंस देखी होंगी ना, ऑप्शंस के अंदर क्या बढ़िया बढ़िया प्ले देते हैं और दिन भर में हम कई इनसे ऑप्शंस के ट्रेड लेते हैं। और गौरांग सर तो खैर हम सब में से सीनियर भी हैं और वो सुलझे हुए इंसान ही हैं और सुलझे हुए मार्केट के पार्टिसिपेंट भी हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप सबकी होली बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर गई होगी और आने वाले जितने पर्व हैं उन सब की एडवांस में आपको मैं बधाई भी देना चाहूँगा। गौरांग सर, पहले मैं आपसे ही शुरू करूँ। एक बार ज़रा आप मेरे को बता सकते हैं कोई वैसी कोई चीज़ मार्केट के अंदर जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे ड्यू टू टेक्निकल और फंडा में फंस जाते हैं, जो आप नोटिस कर पा रहे हो थोड़ा, तो अलग से कुछ आपको चीज़ दिख रहा है बाजार में या फिर ये रूटीन चल रहा है मार्केट का, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे? धन्यवाद डिम्पी आपका और 18 आवर स्वदेश के सभी दर्शक, थैंक यू। 18 आवर स्वदेश के टीम और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को होली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो डिम्पी, अभी कुछ क्षण पहले आप बोल रहे थे कि बाजार में कभी कभी कुछ नहीं करना भी एक अच्छी बात होती है और बाजार कभी कभी एक दायरे में भी बन जाता है, खास करके जब हफ्ता छोटा हो और F&O एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी एक के बाद एक आपके सामने खड़ी हो। तो मेरा मानना है कि सूचकांक को छोड़ करके कुछ चुनिंदा शेयर्स में आपको हरकत होती हुई नजर आती है और अगर आपको वो समझ में आता है और अगर आपके पास छोटी मध्यम अवधि में जोखिम झेलने की क्षमता है तो आप उस हिसाब से काम कीजिए। अन्यथा बाजार आपके सामने बहुत सारे मौके रखेंगे जहां पर आपको जो लंबी अवधि की सूची आपने तैयार करी है वहां पर धीरे धीरे करके छोटी छोटी मात्रा में, छोटी छोटी किस्तों में आप निवेश शुरू कर सकते हैं। और ये भी वास्तविकता है कि अगले महीने पहले दूसरे हफ्ते में इस वित्तीय वर्ष के चौथे और आखिरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और अगले महीने 19 तारीख से चुनाव का पहला पड़ाव जो है वो शुरू हो जाएगा। तो शायद इस दरमियान में बाजार एक दायरेबद्ध कामकाज कर सकता है। नीचे की तरफ अगर आप हमें पूछते हैं तो बहुत ही खराब परिस्थिति में 21,800, 21,700 का स्तर दिख सकता है और ऊपर की तरफ जो पड़ाव बना हुआ है 22,150, 22,200 का, उसको पार करने में थोड़ी बहुत मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये पूरा एक लिखा जोखा है सूचकांक के आधार पर, लेकिन हमारा मानना ये है कि कंपनी के आधार पर शायद आपको थोड़ा मौका मिल सकता है। हाईलाइट की अप्रैल सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है नतीजों के लिहाज से भी और चुनाव तो फोकस में रहेंगे ही। उसके पहले आप बाजार को ऐसे दायरे में देख रहे हैं और ये आगे भी जारी रह सकता है, तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, अच्छे क्वालिटी कंपनियों में निवेश बनाकर चलें।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का क्लोजिंग ट्रेड्स। और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में कहाँ मौके दिखाई दे रहे हैं, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रुचि जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए अपने ट्रेड्स क्या होंगे आज के लिए। नमस्ते पूजा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है, दोनों खरीदारी की साइड है। जो हम स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देख रहे हैं उन्हीं में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस को चूज किया है। एक तो पहला पिक है इंडियन होटल्स में। पिछले कुछ दिनों में करेक्शन स्टॉक में आया। ये स्टॉक ने 600 के आसपास का हाई 23 फरवरी को लगाया था और 600 602 से लेके जो 550 है उसके नीचे भी स्टॉक गया है। उनमें आप देखेंगे तो सेलिंग के टाइम के पे स्टॉक में कोई बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं दिखे, कंपेरेटिव में जैसे हमको बाइंग में वॉल्यूम्स दिखते हैं। सो आई थिंक ये एक ब्रॉडर अपट्रेंड के ही स्ट्रक्चर्स रहते हैं कि जब स्टॉक ऊपर जाता है तो वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, करेक्शंस होता है तो कोई ज्यादा वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ नहीं होता है। बाजार के साथ साथ एक बार रिट्रेसमेंट हो गया, स्टॉक अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट बेस बना रहा है। सो हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से बाइंग साइड आने में ज्यादा फेवरेबल रहेगा। इंडियन होटल्स में 549 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आई थिंक जो रीसेंट हाइस थे 600 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे जो फिर से टेस्ट हो सकते हैं। और सिमिलर एक दूसरा पिक जो आउट परफॉर्मर तरीके से या सिमिलर प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो हम देख रहे हैं वो है ओएनजीसी में, कि जब प्राइस अप मूव थे तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे। एक करेक्शन आ चुका है स्टॉक में जिसमें स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट बेस बना के मोमेंटम रीडिंग्स में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हो रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा लो बीटा नेम है। मार्केट के वॉलेटिलिटी के साथ साथ ये स्टॉक में कोई बड़े करेक्शंस नहीं आते यूजुअली, तो मैं यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दूंगा 259 के स्टॉप लॉस के साथ में 282 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओएनजीसी, इंडियन होटल्स, रुचित जी के रडार पर। अंशुल जी, आपसे भी शुरुआत करेंगे, बताइए कहाँ पर देख रहे हैं ट्रेड के मौके। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार डिम्पी जी, आपके सभी दर्शकों को हैप्पी होली। देखिए पूजा जी, ब्रॉडर मार्केट से चालू करूंगा। वीकली बेसिस पे अभी भी देखें तो 5 डाउन वीक्स के हिसाब से 535 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी 5 हफ्ते रेगुलर गिरे हैं और 38% ऐसे स्टॉक हैं जिनकी वीकली आरएसआई अभी भी ओवरसोल्ड चल रही है। तो यहाँ से मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनसाइड ट्रैक्शन नहीं है। हालांकि आज थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है लेकिन निफ्टी में ऑलमोस्ट इनसाइड बार है, वीकली बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। मैं अब बहुत ज्यादा डाउनसाइड एटलीस्ट इस वीक के लिए नहीं देख रहा हूँ। तो दोनों बाई कॉल रहेंगे। पहला बाई कॉल रहेगा इंडिया बुल रियल एस्टेट पे। 102 हफ्ते का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन रही है इंडिया बुल रियल एस्टेट में और पिछले 5 हफ्ते ऑलमोस्ट इनसाइड बार रहा है। और बिफोर लास्ट वीक में एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी जिसने 5 वीक लोस के नीचे वीक लॉन्ग्स को शेक किया और अब ब्रेकआउट आ रहा है। 114 रुपए पे इसको बाई करना चाहिए। 108 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और 131 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक में दूंगा जुआरी इंडस्ट्रीज का। 3 हफ्ते पहले देखें तो इसने एक शेकआउट बनाया था, लास्ट वीक में ब्रेकआउट आया था और करंट वीक में ओपन ऑलमोस्ट ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ फॉलो थ्रू मूव दे रहा है। तो जुआरी इंडस्ट्री 331 में बाई करना चाहिए। 315 का स्टॉप लॉस रहेगा और 381 का टारगेट रहेगा। और जुआरी इंडस्ट्री 280 के राउंड मैंने पहले भी आपके चैनल पे रिकमेंड किया है। ये हैं दो कॉल्स अंशुल जी की तरफ से। राजेश जी, आपके दो पिक्स क्या होंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल HAL। ये स्टॉक अब अपने सीरीज के आखिरी पड़ाव पे अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद पिछले 3 दिनों से एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, ये यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन करेक्शन के बनते हुए दिख रहे हैं। और अब यहाँ पे हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, ये टुवर्ड्स द एक्सपायरी भी यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और स्टॉक में यहाँ से 3350 तक के अपसाइड के टारगेट हम HAL में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3255 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है हिंद कॉपर। आज देखें तो मेटल पैक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और उसमें हमें हिंद कॉपर का स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक के एक नैरो प्राइस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज करते हुए दिख रहा है स्टॉक। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए आज के सेशन में शॉर्ट कवरिंग का मूव जिस तरीके से बना है, यहाँ लग रहा है हमें ये स्टॉक टुवर्ड्स एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करेगा। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पे करीब 294-95 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 276 का।
तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मुथूट फाइनेंस का है। स्टॉक में देखें तो आज हालांकि स्टॉक 4% ऑलरेडी बढ़ चुका है ड्यूरिंग द डे, लेकिन अगर स्टॉक में देखें तो एक अच्छी रिकवरी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे स्टॉक में प्रीवियस वीक में भी देखने को मिली थी और आज फॉलोअप बाइंग एक्शन है। स्टॉक के फॉर्मेशन जिस तरीके से बन रहे वीकली और डेली सेटअप पे, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 1520 1530 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो मुथूट फाइनेंस को बाय करना है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया वो करीब 1475 के आसपास है, इसको थोड़ा रिवाइज कर ले, 1465 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड के टारगेट 1530 1545 तक आते हुए दिख सकते डन। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने आपको क्लोजिंग कॉल्स दे दी है। इस क्लोजिंग कॉल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी कॉल्स लेनी है। इस क्लोजिंग कॉल्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉल पड़ी है तो आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट इनसे चेक कर लो। दूसरी बात, अगर ये जो बाय वाले शेयर्स हैं इनको अगर आप बेचना चाह रहे हो तो आप फिर रुक जाओ। जो बेचने वाले शेयर हैं उसमें कन्विक्शन हाई मत करो, इसलिए सारे ट्रेड पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 3 एक्सपर्ट्स ने आपको 6 सौदे दे दी तो आप फटाफट से बटन दबाओ और 6 के 6 सौदे प्लस कर लो, पता लगे कोई और शेयर अच्छा मिल रहा है तो आप वहाँ पे प्लस ही ना कर पाओ। इसलिए अपना विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए। हमारी तो ये काम ही है कि हम आपके सामने अच्छे से छांट के ट्रेड लेके आएँ, लेकिन आपका काम ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अच्छे से मेंटेन करके रखो और जहां आपका और हमारा कन्विक्शन बैठ जाए उसी सौदे के साथ काम करो। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस का फॉलो करो अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हो तो, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर दूसरे तरीके से सोचो, फिर दूसरा अपना काम करो। उसमें SIP वन ऑफ द बेस्ट तरीका भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आपको खुद से ये चीज़ समझनी होगी। ये बात इसलिए है, कहने को तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इस समय के मार्केट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको ज़रूर इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ें, अब कुछ एक और सौदे चेक कर लेते हैं। मैं F&O पे शेयर्स पे इसलिए थोड़ा ज़्यादा रहूँगा क्योंकि हम इस वीक को डेरिवेटिव एक्सपायरी देखेंगे। एक और जानकारी दे रहे हैं आपके सामने कि इस बार एक्सपायरी 2 चरणों में है। पहली एक्सपायरी बुधवार की है जो कि बैंक निफ्टी की है, और इस बार बृहस्पतिवार को खाली निफ्टी एक्सपायर होगा। इससे पहले तक वीकली बेसिस पर तो दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन मंथली जुड़ जाते थे। अब मंथली भी अलग अलग हो गए हैं, तो बैंक निफ्टी अलग एक्सपायर, निफ्टी अलग एक्सपायर, तो एक्सपायरी का ट्रेंड आपको दोनों इंडेक्सेस पे अलग अलग दिखेगा। आ जाते हैं कुछ बड़े शेयर्स पे। हिंदुस्तान कॉपर ऑलरेडी सर ने आपको दे दिया। लाल पैथलैब पे 6% का प्रॉफिट है, एक दिन में बुक कर लेना चाहिए जिन्होंने आज सुबह से प्लस किया है, या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए, ये पता करते हैं। रुचित, आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। लाल पैथलैब एक दिन में 6% का प्रॉफिट मिला है सर, तो बुक कर लेना चाहिए या अभी और कंटिन्यू करना चाहिए? फ्रेश तो अब नहीं ले पाएंगे 6% पे। जी बिल्कुल, बट मेरा मानना है कि ये ट्रेंड को और राइड करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो एक तो काफी समय के बाद में हमने डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में कुछ अच्छे वॉल्यूम्स देखे हैं, और अब डेरिवेटिव्स में सेगमेंट में भी देखेंगे तो आज लाल पैथ लैब में लगभग 5% के ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुए, फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुए वहाँ पे। सिमिलरली सेम सेगमेंट में से अगर आप मेट्रोपोलिस में भी देखेंगे तो मेट्रोपोलिस में भी लगभग 6% के आसपास के नए ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्टॉक बढ़ रहा है, बट ये सेगमेंट में जो प्राइम 2 कंपनीज है F&O में, सो आई थिंक दोनों ही स्टॉक्स में फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुए, और स्टॉक ये लॉन्ग बिल्टअप के पहले ऑलरेडी करेक्टिव फेज के थ्रू जा चुका है। पिछले 1-1.5 महीने में प्राइस वाइज ऑलरेडी करेक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट रिवर्सल के सेटअप्स है, तो अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं तो 2400 के आसपास के लेवल्स लाल पैथ लैब में शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। सो अगर पोजीशंस ली हुई है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा और पेशेंस रखे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड जरूर फॉलो कर सकते हैं, ताकि अगर व्यू रॉन्ग जाए तो कोई बड़े लॉसेस ये स्टॉक में नहीं झेलना पड़े या प्रॉफिट्स पूरे वाइप आउट ना हो। बट लेकिन 2400 के अराउंड के टारगेट्स के लिए पोजीशंस है तो फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, डन। तो आपको रिकमेंडेशन मिल गया है कि कैसे ट्रेड करना है डॉक्टर लाल पैथ लैब में। आपके पास 6% का प्रॉफिट है। देखो ये अभी आपको दे तो दिया है रुचि सर ने ट्रेड, और इसलिए मेरा भी मानना है जो ट्रेड ग्रिप में आ जाए ना, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि वो चीज़ चले जा रही है और बेहतर नोट पे चल रही है। F&O में तो पहले शॉर्ट्स फंसते हैं, फिर बाद में तेज़ी का और ट्रेंड बनता है। कई बार कैश में चीज़ नहीं होती लागू, बट आपके पास ट्रेड ग्रिप में आ जाए ना, तो फिर आपका कंफर्ट लेवल और शेयर्स के चलने के लेवल का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। एक काम और करते हैं, एक ऑप्शन का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य सर नमस्ते, बताइए सर आपका कौन सा ट्रेड है? वेरी गुड आफ्टरनून डिप्पी जी। देखिए, मैं लार्ज कैप्स के साथ जाना चाहूंगा। मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, तो मैंने आज का स्टॉक चुना है लार्सन। इसमें अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 3700 का कॉल बाय कर सकते हैं 91.40 में,
और 3800 का कॉल सेल कर सकते हैं 50.85 में। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 12,165 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 17,835। तो तेजी का ट्रेड है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ये कॉल राइट कर रहे होंगे ना 3800 वाली, तो पैसा आपका मार्जिन पूरा देना पड़ेगा। इसमें एक्सरसाइज प्राइस नहीं चलता, इसमें आपका मार्जिन प्राइस चलता है। तो जब 50 रुपये वाली शॉर्ट कर रहे होंगे। और एक और चीज़, ये अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, गलती से आप मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में मत करना, ये एक्सपायर हो रहे हैं, ये बृहस्पतिवार को एक्सपायर हो जाएंगे, रोल ओवर भी नहीं होते, ऑप्शंस का भी रोल ओवर नहीं होंगी। दूसरा, ये 3700 वाली एट द मनी कॉल है 91 की, जोड़े में ही काम करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास आधा पैसा है तो मैं आधे में काम कर दूं, ऊपर वाला बेचता नहीं, एक काम करता हूं खरीद लेता हूं। ये स्ट्रेटजी 17,000 और 12,000 ये जोड़े का कैलकुलेशंस है। अच्छा, इसमें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है कि 9 में से 10 में से 9 लोग इसलिए नुकसान उठाते हैं, एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखते और ऑप्शंस की थोड़ा सा समझ के इसके अंदर आना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपने लिवरेज का बेनिफिट पूरा नहीं ले पाते, थोड़ा रुक जाइएगा, आराम से काम कीजिएगा। ये बहुत सारे रीजंस हैं, ये खुद सेबी ने जब सर्वे किया उसके बाद पता लगा कि 10 में से 9 लोग तो डेरिवेटिव्स में लॉस ही उठाते हैं। खैर, हम आगे बढ़ें, एक दो शेयर जरा और पता कर लें और थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। खैर, इस बीच आपको एक नोटिस भी करवा दें, बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो करीब 300 पॉइंट की हो चुकी है। निफ्टी के अंदर जो गिरावट है करीब 100 पॉइंट की हो गई है। आज दिन भर में बैंक निफ्टी ने 22,000 के लेवल को जो मेंटेन किया था वो अभी अभी ब्रेक किया है। 46,500 बहुत क्रिटिकल लेवल है ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी का, उसको हम टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अभी 564 पे जा रहे हैं, 300 पॉइंट की गिरावट है। ठीक, तो थोड़ा संभल कर शांति से काम कीजिए, कोई जल्दबाजी ना करें, फिलहाल मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने दें। एक दो शेयर और पता कर लें जहां मार्केट के अंदर थोड़ी गिरावट है, वो शेयर भी पता करते हैं। एक बार जरा पावर ग्रिड का स्टॉक लेके आई, तो पावर ग्रिड स्क्रीन पे दिखाएं तो पावर ग्रिड। गौरांग सर, इस पे आपका टेक क्या है पावर ग्रिड पे? अब तो सरकार कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं करेगी सर, अब तो चुनाव के बाद ही करेगी, लेकिन अभी भी आपको यकीन है कि जो गवर्नमेंट ने इस बार पावर के रिफॉर्म्स किए या हो सकता है आगे चल के भी करे, अभी तो खैर कहना मुश्किल है, पावर ग्रिड पे आप टेक क्या लेते हो? अभी अनाउंसमेंट नहीं आएगी, सिर्फ पुरानी चीज़ों से ही, कैलकुलेशन से ही देखना पड़ेगा कितना दम है। तो डिम्पी जी, पिछले फरवरी से लेकर के इस फरवरी तक, यानी कि फरवरी 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक पावर ग्रिड ने करीबन 4 डिविडेंड दिए हैं 24-25 रुपए के आसपास, और पिछले साल 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस दिया इसने। ये सब एडजस्टमेंट के बाद भी आप देखें तो ये करीबन 290 के पार गया था, जो कि उसका एक सर्वोच्चम स्तर है जहां तक मेरी जानकारी है। कुछ हफ्तों पहले पावर ग्रिड ने यह भी घोषणा की थी कि रिन्यूएबल पावर में जा रहे हैं, सूर्य से उत्पादन होने वाली जो सूर्य ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, वहां पर वो काम कर रही है। ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन में राज्य स्तर पर और एक राज्य से दूसरे राज्य के अगर आप देखने जाए तो वर्चुअल मोनोपोली जैसी सिचुएशन पावर ग्रिड की है। हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय है। और आपने नहीं पूछा है, लेकिन 2 और कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा, वो भी सरकारी कंपनी है। एक है एनटीपीसी और दूसरी है कोल इंडिया। तीनों ही सरकारी कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। ग्रिड में तो खरीदारी की राय है ही, उसके साथ ही साथ एनटीपीसी और कोल इंडिया पर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये लंबी अवधि के लिए इन स्टॉक्स पर निवेश करने की सलाह है गौरांग जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जहां पर कि आज के दिन एक्शन दिख रहा है, और ऐसा ही एक स्टॉक है इंडिगो। शेयर में आज करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है, और वजह यह है कि आज कंपनी के ऊपर जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हाईलाइट हुए हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, बताइए इंडिगो के शेयर में जो आज तेज़ी दिख रही है उसके पीछे वजह क्या है? तो बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की, क्योंकि इन्वेस्टर डे के दौरान कंपनी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री हमें देखने को मिली है। तो अगर हम इंडिया के एविएशन मार्केट की ही बात करें
तो काफ़ी हेडरूम है ग्रोथ के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर इंडिगो की बात करें तो नंबर 1 प्लेयर है इंडिया के एविएशन मार्केट में, और ऑलमोस्ट 60% का उसका मार्केट शेयर है अभी के लिए भी, अगर हम FY24 की ही बात करें तो। और आगे जाके अभी कंपनी ने कहा है कि उनके 3 पिलर्स जो है वो उन्होंने आगे जाके ग्रोथ के लिए वो यूज़ करेंगे, और सबसे पहले रहेगा अफोर्डेबल फेयर्स, दूसरा रहेगा लोअर कैंसिलेशंस, और तीसरा रहेगा ऑन टाइम परफॉर्मेंस। उसके अलावा कंपनी जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस को भी एनहांस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, और आगे जाके इंटरनेशनल नेटवर्क भी बढ़ाने वाली है। और इसी सब के चलते अगर हम ब्रोकरेजेस की भी बात करें तो इंडिगो के ऊपर ब्रोकरेजेस भी अभी थोड़ा बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जैसे UBS ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस अपग्रेड किया है 4000 रुपीज़ पे, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे एक पॉजिटिव कमेंट्री हमें देखने को मिली थी मैनेजमेंट की तरफ से, और उसके अलावा जो नियर टर्म में जो टारगेट्स है वो कंपनी बीट कर पाएगी UBS के मुताबिक, और आखिर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी हमें उन्हें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बात करते हैं जेफरीज़ की, क्योंकि उन्होंने भी इंडिगो पे जो रेटिंग है वो होल्ड पे अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 3435 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है, कैपेसिटी एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। कहीं पे फिलहाल के टाइम में अगर नियर टर्म में अगर बात करें तो कहीं पे कंस्ट्रेंट देखने को मिल सकता है हमें कैपेसिटी पे, और इसी के चलते हुए हमें ग्रोथ पे भी कहीं पे कंस्ट्रेंट देखने को मिलेगा। बट इसके साथ साथ यील्ड जो है वो काफ़ी सुधरे हुए दिखेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये जो अपग्रेड है वो किया है टारगेट प्राइस में। और आखिर में मोतीलाल ओसवाल की भी बात करें तो उन्होंने भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3510 रुपीज़ का दिया है। अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी पॉजिटिव मूव दिखाया है आज के दिन में, और इसीलिए ये स्टॉक जो है वो ज़रूर हमारे रडार पे रहेगा कि आगे जाके ये कैसे परफॉर्म करता है इन्वेस्टर्स के लिए, और कैसे रिटर्न्स जनरेट करता है इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये जानकारी देने के लिए। तो हम देख रहे थे कि कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज के टारगेट्स तो आज ही अचीव हो गए। UBS 3900 के लक्ष्य देख रहा है, और मोतीलाल ओसवाल 3510 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देख रहा है। कंपनी पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे, फंडामेंटली और टेक्निकली कैसी लग रही है और क्या करना चाहिए ये भी हम आगे समझेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब चलिए इंडिगो पर एक बार राय ले लेते हैं। थोड़ी देर पहले गौरव बता भी रहे थे उससे जुड़ी खबर, उनकी जो इन्वेस्टर मीट हुई थी, काफ़ी कुछ पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर एक के बाद एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, जिसमें कि जेफरीज के रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता भी रहे थे कि वो टारगेट्स ऑलरेडी हासिल हो चुके हैं। UBS की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जो कि 3900 के टारगेट्स अब देख रही है यहाँ से। राजेश जी, क्या करना चाहिए इंडिगो पर? अब मौजूदा स्तरों में एंट्री लेनी चाहिए या फिर थोड़ा नीचे आने दे स्टॉक को? देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर तो पूजा जी इसका स्ट्रांग है, और जिस तरीके की बाइंग आज भी देखने को मिली है, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, और जिस इंटेंसिटी की बाइंग है, हमें लगता है ये स्टॉक टुवर्ड्स एक्सपायरी भी ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। हालांकि अगर हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने हुए ये दिखाता है कि स्टॉक को अगर पोजिशनली होल्ड करे तो स्टॉक में काफी बड़े अपसाइड के टारगेट टुवर्ड्स 3650 3700 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो छोटी मोटी डिप में इसको ऐड करना चाहिए। अब करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो करीब बन रहा है 3440 के आसपास। तो अगर छोटा मोटा डिप मिलता है तो इसको ऐड किया जा सकता है 3440 के स्टॉप लॉस से, और हमें लगता है पोजिशनल टारगेट इसमें 3600 3650 की तरफ जल्द ही आते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये है सलाह इंटरग्लोब एविएशन पर। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मार्केट एट 3, और किन शेयरों में है एक्शन बताने के लिए गौरव हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइसजेट की, क्योंकि इस स्टॉक में हमें 5% का अपसाइड आज देखने को मिला था, और रीज़न ये है कि कंपनी ने कहीं पे अपना लायबिलिटी जो है वो सेटल किया है कंपनी दूसरे एक कंपनी के साथ 755 करोड़ का जो लायबिलिटी है वो सेटल किया है, और इस सेटलमेंट के बाद कंपनी को 567 करोड़ का बेनिफिट होने वाला है, ऐसे मैनेजमेंट का कहना है। तो इसके साथ साथ कंपनी 13 एयरक्राफ्ट जो है वो एक्वायर करेगी, और इसी के वजह से कंपनी काफ़ी अच्छे जगह पे अपने जो आगे के प्लान्स है वो लॉन्च कर पाएगी, और इसीलिए हमने देखा कि शेयर प्राइस में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं गेल इंडिया की, जहाँ पे सोर्सेज के मुताबिक कंपनी जो है अपना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन
प्लांट जो है वो चालू करने वाला है इंडिया में, और इसके चलते हुए कंपनी ने, अगर हम शेयर प्राइस की भी बात करें तो कहीं पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हुआ तो 4.3 मीट्रिक टन का हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है पर डे, और इसीलिए एक तेज़ी हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं मैनकाइंड फार्मा की, क्योंकि मतलब 1.19 करोड़ शेयर जो है वो ब्लॉक डील में आज ट्रेड हुए थे, जिसकी वैल्यू 2.9% इक्विटी तक की है। और इसके साथ साथ अगर हम नुवामा रिसर्च की तरफ से अगर बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे ये स्टॉक जो है वो MSCI के इंडेक्स में भी इंक्लूड हो सकता है मई 2024 में, और इसीलिए हमने देखा कि स्टॉक का ओपनिंग में तो कहीं पे हमें गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक प्राइस में, बट उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिली हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से। अगली बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की, क्योंकि अभी ICICI सिक्योरिटीज़ ने रेटिंग जो है वो ऐड पे अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 4,800 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे डीमार्ट का वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, डाउनसाइड रिस्क जो है बिजनेस में वो काफ़ी कम है अभी के लिए, और रेवेन्यू ग्रोथ ऐसे ही कंसिस्टेंट रह सकता है, और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से देखने को मिला, और इन्वेस्टर्स ने भी इस बुलिश व्यू को काफ़ी अच्छे से चेयर किया, और स्टॉक प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 4% से हमें अपसाइड देखने को मिला था आज के दिन में। और आखिर में बात करते हैं डायग्नोस्टिक सेक्टर के एक नाम की, जहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ लैब में कोटक ने जो है वो रेटिंग अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 2,360 रुपीज़ का किया था, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे जो प्राइस अपग्रेड हमें देखने को मिला था वो कंसिस्टेंट रह सकता है आगे जाके, और आगे जाके अगर हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की भी बात करें तो उसकी वजह से कहीं पे जो मेजर कंसर्न हमें देखने को मिला था वो कहीं पे सॉफ्टन होते हुए देखने को मिल सकता है, और इसीलिए उनके तरफ से एक बुलिश व्यू आया, और हमने स्टॉक प्राइस में भी देखा एक 4% का अपसाइड आज देखने को मिला था। तो इसीलिए इन्हीं सब खबरों पे और इन्हीं सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र भी बनी रहेगी, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा अपसाइड हमें आगे भी सब इन्हीं सब स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, टॉप 5 खबरें अभी गौरव आपको बता रहे थे, और इन स्टॉक्स में आप देख सकते हैं खबरों के चलते शानदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, स्पाइस जेट, गेल, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये सभी स्टॉक अभी हाईलाइट कर रहे थे, और सब में 3 से 5% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। मैनकाइंड फार्मा सुबह थोड़ा नीचे था ब्लॉक डील के चलते, लेकिन अब वहां पर भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही है। एक एक करके उन स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। गौरांग, सबसे पहले तो मैनकाइंड फार्मा पर राय लेंगे आपसे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी, एक बिकवाली आई थी ब्लॉक डील के बाद, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा रिकवर भी किया। इन्वेस्टर्स का भी रुझान नज़र आ रहा है, और जैसा कि गौरव बता रहे थे कि मई 2024 में MSCI इंडेक्स में भी शामिल हो सकता है। इस स्टॉक पर क्या व्यू बन रहा है आपका, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? ठीक से याद नहीं है, फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन शायद IPO के समय पर IPO नोट के द्वारा शायद निवेश की राय दी थी। अभी उसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकता हूं क्योंकि ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जो स्तर पर IPO आया था वहां पर थोड़ा बहुत संकोच था, लोगों को बहुत महंगा है, लेकिन लिस्ट हुआ और लिस्ट के बाद जो रुझान हुआ है, और पिछले 1 साल में अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से काफी बेहतर ऊपर के स्तर। इस कंपनी ने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं अलग अलग कैटेगरी में, और अच्छा मार्केट रिस्पॉन्स उपभोक्ताओं के तरफ से इनको मिला है, और बैलेंस शीट काफी मजबूत है, और कारोबार की रणनीति को लेकर के तीसरी तिमाही के बाद जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी थी उसको सुन करके हम काफी प्रभावित हुए। विशेष रूप में पूजा टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। तो ये मैनकाइंड फार्मा पे आपको रिकमेंडेशन दे दी है ऑलरेडी गौरांग सर ने, और इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले गौरव भी बता रहे थे। मार्केट के कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ी है, और वहीं पे देखिए, वहीं पे क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट भी होगा मार्केट के अंदर, और जरा शेयर चेक करवाते हैं। इंडिगो क्या शानदार मूव दिया 6% का, क्या बढ़िया मूव इंडिगो के अंदर आपको 6% मिला है। एक बार अंशुल से पता करते हैं। अंशुल, प्रॉफिट बुक करें या बाहर या फिर इसको लेके जाएं, BTST कर दें? डिम्पी जी, 19 तारीख को जब अभिषेक जी ने BTST के लिए पूछा था, तब भी मैंने कहा था कि अगर BTST करते हैं तो 50 से 60 रुपए मिलेगा, लेकिन अगर इसको 15 से 20 दिन होल्ड कर लेते हैं तो 3550 तक के लेवल्स मिलेंगे। तो अभी 3500 तो आ गया, लेकिन अभी 50 रुपए की और गुंजाइश बची हुई है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को BTST करना चाहिए। 1-2 दिन लगेगा, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए 3550 आने में, बट वहां पे पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से। फिर एक बार बताओ, 50 रुपए का लालच क्यों करें जब 450-500 रुपये आप बता रहे हो आ रहे हो, तो फिर 50 रुपए के चक्कर में क्यों रहें, प्रॉफिट बुक कर लें। अभी हालांकि मैंने BTST का ठप्पा लगवा दिया, ये मैं वापस भी ले लूँगा। प्रॉफिट बुकिंग कहोगे तो प्रॉफिट बुकिंग करवा देते हैं, बोलिए आप। देखिए, BTST कर लेना चाहिए, कल तक के सेशन में मोस्ट प्रोबेबली टारगेट हिट हो जाएगा।
ठीक है, तो जो लगा दो जी BTST वाला ठप्पा इस पे भी, और इंडिगो पे 50 से 60 रुपए की और गुंजाइश है। ध्यान रखा जाए, जिनके पास पुराना है उनकी सोच अलग होगी, नए वाले पुराने वालों के साथ कंपेयर मत करना, वो थोड़ा पीछे हैं, और नए वालों को नए वाले की तरीके से ही सोचना होगा, तो उनके लेवल्स अलग हो जाएंगे, उनका रिस्क रिवॉर्ड अलग हो जाएगा। टाटा केमिकल्स 1000 रुपये के ऊपर आके रुका हुआ है, आज शॉर्ट कवरिंग करवा दी इसने। रुचित, एक बार जरा आप इस शेयर को चेक कीजिए, इसके ना फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना टाटा केमिकल्स की, हाँ बाकायदा डेज आई पे है, फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। रुचित, मेरे को ये बताइए, शॉर्ट कवरिंग जो आ जाई है ये शॉर्ट लिव्ड तो नहीं है, यानी कि ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी ऐसा लग रहा है आपको, या फिर लंबा चलेगा 1200 हो जाएगा? तो डिम्पी जी, पूरे सीरीज में काफी वॉलेटाइल रहा है स्टॉक। हमने पहले ये सीरीज की शुरुआत की थी, मार्च सीरीज की शुरुआत 940 के आसपास से, 940 वाला 1350 गया, और उतनी ही तेजी से 1350 वाला वापस 1000-1050 की रेंज तक आ गया। तो दोनों तरफा के ट्रेड्स जो देखने मिले सीरीज में, उससे वॉलेटिलिटी काफी हाई है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आज के प्राइस अपमूव है उसमें अगर आप कैश मार्केट के वॉल्यूम्स देखेंगे तो इतने बड़े वॉल्यूम्स वहां पे कैश सेगमेंट में नहीं हुए हैं, राइट। सो जहाँ पे अगर ये करेक्शन के बाद में स्टॉक में कोई बड़ी तेजी होनी है तो फिर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में खरीदारी होनी चाहिए थी, जो अब तक वॉल्यूम्स मिसिंग है। और जहाँ पे वॉल्यूम्स कम है वहां पे कॉन्फिडेंस भी फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा रिस्क स्टॉक में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक मूव, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस है, एक्सपायरी का वीक है, तो थोड़े पुल बैक मूव्स रहे, बट नो फ्रेश बाइंग से मैं दूर रहने की सलाह दूंगा। फ्रेश बैंक तो नहीं करोगे, थोड़ा और पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि वॉलेटाइल मूव देता है। वैसे इसके बारे में आपको बता दें, 1000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, 1000 के नीचे वीक, और इसका पूरा बेस बनता है 1000 के 20 रुपये ऊपर नीचे करके। तो फिलहाल आज फ़ायदा उठाता हुआ इसका डेज हाई पे शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, डेरिवेटिव एक्सपायरी का इम्पैक्ट आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। एक काम करते हैं, फटाफट से डीलिंग रूम जरा चेक करवा लेते हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फिर और स्टॉक्स जल्दी जल्दी लेंगे। शरद जुड़ रहे हैं खबर गर्म है सेगमेंट में। जी बिल्कुल डिम्पी, आज जो है फोकस में रहने वाला है क्लच ऑफ स्टॉक्स है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे HNI बाइंग आ रही है, स्पेशली एपिग्रल में। एपिग्रल में बता दूँ, पहले मेगमानी फाइनकेम नाम के जो है कंपनी थी, इसमें जो है मेगमानी फाइनकेम, साधना नाइट्रोकेम और जो एपिग्रल जिनका नाम है, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। अब ये फोकस में इसलिए है क्योंकि हमारे डीलर से बातचीत हुई है, यहाँ पे HNI बाइंग थोड़ी स्टार्ट हो गई है सेकेंड हाफ में, क्योंकि यहाँ पे जो है खबर या बज़ कह रहे हैं स्ट्रीट में कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकता है पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल पे। अब याद रखिए, कंसल्टेशन प्रोसेस की जो है बातचीत अभी चल रही है, और अभी ऑफकोर्स इलेक्शन कोड ऑन भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अनाउंसमेंट जल्द होगा, लेकिन कंसल्टेशन की बातचीत चल रही है, ये हमारी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से पता चला है। अगर सिंपल बात बोलूँ तो जो रॉ मटेरियल होता है पैरासीटामोल का पैप, उसको लेके एंटी डंपिंग लगेगी, लेकिन सवाल उठता है कि कौन से कंपनीज़ को बेनिफिट होगा। तो जो कंपनीज़ रॉ मटेरियल बना रही हैं ताकि जो डंपिंग दिखने मिल रहा है चाइना से उसको कम्पीट कर सके, तो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे साधना नाइट्रोकेम, वेलिएंट लैब्स और एपिग्रल के नाम आते हैं, लेकिन कुछ ये भी कंपनीज़ होते हैं जिनके ये फिनिश गुड्स रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव होती है, क्योंकि वो सस्ते में माल लेते हैं चाइना से, तो उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रैन्युल्स इंडिया और आयल केमिकल को हो सकती है, पर ये फंडामेंटल इम्पैक्ट है। पर जहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है वो है एपिग्रल का। ठीक है, डन। तो ये कुछ एक अहम खबरें थी जो ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से हमको मिली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चाहिए % का इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, लेकिन एक खास चिंता की बात नहीं है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेंज को फिर से रिस्पेक्ट करने की कोशिश हो रही है। निफ्टी ने थोड़ी देर पहले 22,000 तोड़ा, फिर से 22,000 के ऊपर आ गया। मैं फिर से आपको बता दूं, मार्केट सिर्फ शेक कर रहा और कुछ भी नहीं है, यही प्रॉब्लम इसके साथ सबसे बड़ी है। गौरांग सर, मेरे को एक शेयर के बारे में पता करना है जिसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट। ये अपने साल के हाई से, मैं ग्रोथ की बात नहीं बोल रहा सर, ये अपने साल के हाई से करीब 40% करेक्ट हो चुका है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, आज भी लोअर सर्किट पर है, अमूमन ये लोअर सर्किट या अपर सर्किट पे ही काम करती है। हाँ, एक बार इस पर आपका टेक चाहिए, क्योंकि मान लीजिए किसी ने थोड़ा महंगा रेट पर ख़रीदा हुआ है उसके पास, तो वो करे क्या। ये शेयर करीब 9,750 रुपये लगा चुका है, और ये इसी मार्च के महीने का रेट बता रहा हूँ मैं आपको,
कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। 11 मार्च को ये 9,500 रुपये का शेयर था। आपको याद होगा टाटा समूह की कंपनियों में जिस तरीके से हरकत आई थी टाटा सन्स के आईपीओ को लेकर के, और फिर मैनेजमेंट के विचारधारा के आधार पर और बुद्धिमत्ता के आधार पर कुछ बदलाव किए गए। कुछ कंपनियों में होल्डिंग थी वो कम की गई, जिसके कारण उन कंपनियों में भी थोड़ा बहुत दबाव देखा। अब टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन टाटा समूह की ग्रुप की एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, कंपनी है, और खरीदारी बेचने की या लेने की मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी जो मुझे पता है वो थोड़ा बहुत ज्ञान प्रयास कर रहा हूँ आपके माध्यम के द्वारा लोगों को तक पहुंचा सकूं। और जो भी एक्सेस आता है समूह की कंपनी में वो रूट होता है टाटा इन्वेस्टमेंट के थ्रू और फिर वो निवेश होता है। एक बहुत बड़ा कारण उछाल का था टाटा सन्स का आईपीओ को लेकर के, जो एक विचारधारा चल रही थी या बातें चल रही थी मार्केट में, लेकिन कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है और टाटा ग्रुप की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकूंगा क्योंकि कवरेज। ठीक है सर, इसी से हमने थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया जो भी आप बात अपनी रखना चाहते हैं। चलिए मैं टेक्निकल एनालिस्ट के पास वापस पहुंचता हूं, अंशुल जैन के पास आता हूं, कैश का स्टॉक पता करता हूं और उसका जो पुल बैक है ना वो काबिल तारीफ है। एक होटल कंपनी है, उसका नाम है शैलेट होटल। एक बार जब दिखाएं स्क्रीन पर शैलेट होटल, और मैं सिर्फ इसी मार्च के महीने का एक मंथ वाला ही चार्ट दिखाना, आपको जस्ट टाटा का उल्टा दिखेगा। ये 681 रुपये का शेयर था, यानी कि 660 रुपये का शेयर, और आज ये 860 रुपये का शेयर है। करीब 200 रुपये की तेज़ी मात्र और मात्र सिर्फ 10-12 दिनों में इसके अंदर जुड़ गई है। एक बार दिखा दी, इसका मंथली भी दिखाना। शैलेट होटल ये इसी जगह पर आके रुकता है। अंशुल आपको ने देखा होगा पुराना भी 860 880 पे ना जाने इसको बुखार सा चढ़ जाता है। आज भी यही हाई बना के थोड़ा नीचे आया है। क्या करना है, इस पे बने रहना या फिर हो जाएगा पार? देखिए टिप्पी जी, इसमें मंथली चार्ट पे देखें तो 10 महीने की नॉन स्टॉप बाइंग रही थी और केवल उसी को शेक करने के लिए 3 हफ्ते ये नीचे आया था और वीकली चार्ट पे हैमर बना के वहां से वापस बेहतरीन इसने रिवर्सल दिया और रिवर्सल पे वॉल्यूम्स काफी आई है। तो मोस्ट लाइकली जो हाई है इस बार निकल जाएगा और लगभग यहाँ से 1100 1140 तक के टारगेट बन रहे हैं। तो फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट के ऊपर या तो क्लोज कर ले 900 के ऊपर, तब फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अगर आपके पास है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग 900 के ऊपर बनेगी। दोनों केस में टारगेट 1140 रुपए के आसपास का रहेगा। ओके, तो ये है शैलेट होटल्स पे व्यू आपके लिए। लेकिन चलिए एक और अपडेट आपको देते हैं। और कल त्यौहार के मौके पर होली आपने तो एंजॉय की होगी, लेकिन कल क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए भी जो दिन था वो त्यौहार से कम नहीं था। कल हमने देखा कि होली के मौके पर एक अलग ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें कि लोगों ने खाने पीने की चीज़ों से लेकर ग्रॉसरी के चीज़ें भी ऑनलाइन ऑर्डर की हैं और रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किए गए हैं। अब इसमें गुलाल, पिचकारी, टी शर्ट्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे आइटम्स भी इसमें शामिल हैं। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं और किस तरह का ट्रेंड नज़र आया कल त्यौहार के दिन, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ स्नेही जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। स्नेही, बताइए किस तरह का रिस्पांस रहा क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए होली वाले दिन? जी बिल्कुल, होली का त्यौहार सबके लिए बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी था, बहुत मज़ेदार था, पर ख़ासकर इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के लिए, क्योंकि होली के मौके पर इन्होंने रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किए हैं। ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो के बारे में बात करते हैं और आइए देखते हैं कि होली का त्यौहार इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के लिए कैसा था। किन आइटम्स के लिए सबसे ज़्यादा मांग थी? रंग के लिए मांग थी, गुलाल के लिए मांग थी, मिठाइयाँ, पिचकारी, फूल, सफ़ेद टी शर्ट और नारियल तेल, इन 6 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मांग हुई थी इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ पर। और होली के मौके पर कितने ऑर्डर आए थे? स्विगी, इंस्टामार्ट पे 7 लाख से भी ज़्यादा, ब्लिंकिट पर 6.2 लाख से भी ज़्यादा और ज़ेप्टो पर 6 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर। अब अगर हम इसकी तुलना करें, रोज़ाना के औसत ऑर्डर कितने आए थे? स्विगी, इंस्टामार्ट पर लगभग रोज़ाना 5.5 लाख ऑर्डर्स आते हैं, 5.5 लाख, ज़ेप्टो पर 5 लाख और ब्लिंकिट पर 6 लाख ऑर्डर्स। होली पर क्या हुआ ज़्यादा ऑर्डर, आइए देखते हैं। बड़ा ही मज़ेदार विषय है ये। स्विगी, इंस्टामार्ट पर लगभग हर ऑर्डर में
एक गुलाल का पैकेट शामिल था। इंस्टामार्ट पर 1 मिनट में 444 गुलाल के ऑर्डर का पीक ऑर्डर भी बना और बेंगलुरु में हर 7 ऑर्डर में और मुंबई में हर 5 ऑर्डर में एक ऑर्डर पिचकारी का रहा था। इंस्टामार्ट पर पिछले साल के मुकाबले फूलों का ऑर्डर 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और ब्लिंकिट के मुताबिक पीले रंग के गुलाल की ऑर्डर सबसे ज़्यादा हुई है। मज़ेदार बात यह है कि जो लाल रंग है गुलाल का वो होली में बड़ा ही पॉपुलर होता है, पर इस साल हमने पीले रंग की डिमांड भी बहुत देखी है और जेप्टो पर होली से जुड़े सफ़ेद टी शर्ट के लिए भी जमकर ऑर्डर लॉगिन हुए थे। तो आइए देखते हैं कि इन क्विक कॉमर्स कंपनीज के मार्केट में कितना प्रतिशत उनका मार्केट शेयर है। ब्लिंकिट का 45%, इंस्टामार्ट का 27% और जेप्टो का 21% मार्केट शेयर है। तो जी बड़ा ही मज़ेदार डेटा था ये जो हमने देखा होली के मौके पर, होली के त्यौहार पर इन सारी क्विक कॉमर्स कंपनियों का ऑर्डर कैसा रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ डेटा पॉइंट्स निकल कर आए, यानी कि गुलाल और पिचकारी जो कि जगह जगह मिल जाती है वो तक लोगों ने ऑर्डर किया। और सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो देखा गया खरीदारी का वो ये सब भी आइटम्स थे जिसमें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ ब्लिंकिट को, और जैसे ही बता भी रही थी 45% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। एंड ऑफ कोर्स फिर जोमेटो को भी फ़ायदा हुआ जिनका कि शेयर जो कि शेयर होल्डर हैं ब्लिंकिट में, उनको भी काफ़ी फ़ायदा। और जोमेटो का स्टॉक हम देख भी रहे हैं कि अब इस वक्त अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। गौरांग जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आया इस बार के त्यौहार में, और भारत देश तो जाना ही जाता है त्यौहार के मौके पर इस तरह की खरीदारी को। लेकिन ये जो इस बार देखने को मिला होली के त्यौहार पे, अब क्या लग रहा है आपको आगे के लिए जोमेटो की राह कैसी रह सकती है? अगर इस तरीके के ऑर्डर्स आते रहे तो आपको क्या लग रहा है, जोमेटो क्या जल्द ही 200 के लेवल से 200 के पार निकलता हुआ नजर आएगा? मुझे काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है जोमेटो पर, और जब आईपीओ आया था करीबन 75-76 के आसपास तभी भी राय थी। आईपीओ के स्तर से उभरा वो करीबन 140-50 तक गया, फिर नतीजे थोड़े कमजोर आए, मुनाफे के मार्जिन में दबाव आया और आईपीओ के नीचे लुढ़क गया था ये। उस स्तर पर हमने फिर से खरीदारी की राय निकाली थी। पहला लक्ष्य 125 का था, नतीजे अच्छे आए तो उस लक्ष्यांक को हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया, 175 का किया और आज 182 का भाव चल रहा है। तो सिर्फ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ही नहीं, मेरे ख्याल से ब्लिंकिट से बहुत ज्यादा योगदान आपको आने वाले तिमाहियों में आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फी तो सब जगह चार्ज करते हैं लेकिन डिलीवरी या हैंडलिंग फी भी चार्ज करते हैं। और जिस प्रकार से गोल्ड मेंबर्स को भी आपको डिलीवरी या हैंडलिंग फी या फिर प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ती है, उसके कारण धीरे धीरे करके योगदान बढ़ता जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो जो रंग ब्लिंकिट पे मिल रहे थे होली के लिए, वो केमिकल्स से हट करके थे, यानी कि नेचुरल कलर्स थे। अमूमन आप बाजार में जाते हैं तो आपको काफी हानिकारक गुलाल या फिर लाल रंग का गुलाल या अलग अलग रंग का गुलाल मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लिंकिट पर जो रंग मिल रहे थे वो केमिकल फ्री थे और नेचुरल कलर्स थे, और उसके कारण उसकी मांग ज्यादा थी। तो खरीदारी की राय आज भी है। तिमाही नतीजे, चौथे तिमाही के नतीजे बहुत जल्द आएंगे पूजा हमारे सामने, तब उसका विश्लेषण करके लक्ष्यांक के बारे में बात कर सकते हैं। तो तिमाही नतीजे का वेट करेंगे, उसके बाद आगे के टारगेट्स थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगी जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे। चलिए, अब आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं बाजार की क्लोजिंग को, और उसके पहले शुरुआत करते हैं BTST STBT ट्रेड्स की। रुचित, सबसे पहले आपसे जानेंगे, बताइए ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? कोलपाल में खरीदारी की सलाह रहेगी बीटीएसटी के लिए। सो आइडियली अगर एफएमसीजी नेम्स में अगर इसको कंपेयर करें दूसरे स्टॉक्स के साथ तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है, और ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स ये प्राइस अप में अभी भी ये लेवल्स पे भी काफी अच्छे हो रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे बीटीएसटी के लिए खरीदारी करके जाए, 2700 के नीचे के स्टॉप लॉस रखिए, 2830 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। तो कोलगेट पामोलिव में खरीदारी करने की सलाह है रुचित जी की तरफ से। अंशुल जी, आप कहाँ पर देख रहे हैं BTST या STBT के मौके? देखिए पूजा जी, मैं BTST देना चाहूंगा एस्ट्रल पे। एस्ट्रल में 52% की अपमूव रही थी, उसके बाद 31 वीक्स तक ये कंसोलिडेट करके फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, वहां से 3 डाउन वीक्स के साथ ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है और आज ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो 1997 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे BTST करना चाहिए। इमीडिएट 1 से 2 दिन का टारगेट 2045 का रहेगा, लेकिन अगर
स्टॉक को एक हफ्ते से ज्यादा होल्ड करते हैं तो 2145 तक ये स्टॉक बहुत आराम से टारगेट देगा। और ऑप्शन के चैंपियन में भी मैंने इसका 2000 का कॉल बाय दिया था 13 रुपए में, जो ऑलरेडी अभी 19 रुपीज आ चुका है। की रणनीति का भी अपडेट और एस्ट्रल पॉली मौजूदा भाव पर एंट्री लीजिए, 2100 के ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। राजेश जी क्विकली आप बताइए आपकी तरफ से कौन सा ट्रेड होगा? तो पहला स्टॉक होगा पिडिलाइट इंडस्ट्री। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से आज की क्लोजिंग होते हुए दिख रही स्टॉक की, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम कल के सेशन में भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3040 3050 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2980 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ओबेरॉय रियल्टी। ये स्टॉक में हमें लगता है 1540 की तरफ के टारगेट आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस होंगे करीब 1475 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है संवर्धना मदरसन। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड वापस से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक अब अपने वापस 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी बढ़ते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट 125 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 114 के आसपास। तो 114 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ बीटीएससी ट्रेड अभी राजेश जी ने भी हाईलाइट किया। एचडीएफसी बैंक पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सुबह से ही कमज़ोर और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ पर आज एचडीएफसी बैंक में ही देखने को मिल रही है। रुचि जी चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको कि यहाँ पर और ज़्यादा करेक्शन देख रहे हैं आप, क्योंकि दिन के निचले स्तर पर आ चुका है। कोई एसटीबीटी ट्रेड लेना चाहिए एचडीएफसी बैंक में? तो पिछले क्वार्टर के जब रिजल्ट स्टॉक में आए थे तो स्टॉक में एक शार्प करेक्शन देखा था, लगभग 1700 से लेके 1360 1350 की रेंज तक। उसके बाद ये लास्ट 1.5 महीने में कंप्लीट साइडवेज हो चुका है। तो प्राइस वाइज करेक्शन मेरे हिसाब से स्टॉक में पूरा हो चुका है और ये स्टॉक एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में थ्रू चल रहा है। सो मे बी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स तक ऐसे ही एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा स्टॉक में, कोई बड़ी मूव स्टॉक में नहीं रहेगी। नीचे 1400 1390 ये एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज देखा जाएगा और ऊपर 1470 80 के आसपास एक हर्डल बना हुआ है। सो कोई बड़े मूव्स आने वाले कुछ दिनों में नहीं लग रहे कि एचडीएफसी बैंक में रहेंगे, पर मोर एक साइडवेज शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से रहेंगे। ये बजाज ग्रुप की सारी कंपनीज के अंदर कभी ना कभी मोमेंटम रहता है। जैसे आज बजाज फाइनेंस आपको अच्छा दिख रहा होगा, एक दिन बजाज ऑटो आपको अच्छा दिखता है, एक दिन बजाज होल्डिंग्स आपको ठीक दिखता है। गौरांग सर, हाँ 4 मिनट ही रह गए वैसे तो मार्केट बंद होने में, इसलिए मैं कोई स्पेसिफिक शेयर अगर आप मेरे को बता देंगे तो मैं कल परसों तरसों मौका देख के जब भी देखूंगा तो देख लूंगा। कोई बजाज ऑटो, बजाज ग्रुप की कोई एक अच्छी कंपनी बताइए सर। सारी अच्छी होंगी बट आप एक मेरे को जरा स्पेसिफिक बता दीजिए। बजाज फाइनेंस, फिनसर, बजाज ऑटो या फिर इन सब की होल्डिंग है, बजाज होल्डिंग, इसको रख लूँ। एक ही शेयर रखूंगा सर बजाज ग्रुप का। तो डिपी 2 कंपनियों पर कवरेज है। एक है बजाज फाइनेंस जहां पर 8000 के पार के लक्ष्यांक है, और दूसरी है बजाज ऑटो। और बजाज ऑटो पर मेरे ख्याल से हम आप ही के साथ जुड़े थे हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर, जब वो बायबैक की घोषणा हुई थी 10,000 रुपए की। और तब हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि बायबैक में शेयर देने की कोई आवश्यकता नहीं, लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे और गिरावट पर जुड़े। तो ये दोनों ही कंपनियों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो। एक शेयर बस मेरे को और पता करना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ये बीटीएसटी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रुचित एक बार जरा आप बता देंगे। HAL ट्रेंड तो पॉजिटिव है तो बीटीएसटी करके जा सकते हैं स्टॉक में। आज इनफैक्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में फिर से प्राइस अप हुआ है, तो यहाँ पे 3200 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे तो 3430 3450 तक के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 का है, बट स्टिल आई थिंक क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है तो बीटीएसटी यहाँ पे करके जाना चाहिए। राजस्थान ने भी ऑलरेडी आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के बारे में आपको बताया था, उन्होंने हिंद कॉपर, मुथूट भी बताया था। एक काम करता हूँ क्योंकि 2 ही मिनट रह गए, मैं सारी जो कॉल्स मैंने लिखी हुई है ना वो सारी की सारी कॉल्स एक बार मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आज के एक्सपर्ट्स की कौन कौन से ट्रेड है जो उन्होंने आपको दिए, स्टार्टिंग में दिए थे वो भी दिखा देता हूँ। ONGC रुचित ने दिया था, इंडियन होटल्स, रुचित दोनों पे डन है ना, कंटिन्यू कर जाए ना आपके दोनों शेयर, ONGC इंडियन होटल्स? बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, डन। अंशुल आपका है इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट और ज्वारी, दोनों पे चले जाएं आगे, कोई दिक्कत? जी बिल्कुल डिम्पी जी, इसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, जाना चाहिए। राजेश सर आपके ट्रेड थे मुथूट, आपका हिंदुस्तान कॉपर और HAL,
तीनों पे ओके सर, कोई दिक्कत? स्टॉप लॉस रिवाइज करना होगा, 1455 का स्टॉप लॉस रखेंगे और तीनों ही ट्रेड कैरी किए जा सकते हैं। तीनों स्टॉक में हमें लगता है मोमेंटम कल भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ये किसका स्टॉप लॉस रिवाइज करवा रहे हो सर आप? मुथूट फाइनेंस का थोड़ा सा स्टॉक में पुल बैक आया है और थोड़ा तो प्रॉफिट टेकिंग आया है, लेकिन हमें लगता है 1455 के स्टॉप लॉस से कैरी किया जा सकता है। 1455, ठीक है सर, डन। आपका स्टॉप लॉस 1455 हो गया सर, और आप ये कह रहे हैं कि कैरी किया जा सकता है। 1545 का टारगेट है। अमूमन जो एक्सपर्ट्स ने आपको ट्रेड दिए थे हमने सारे के सारे पता कर लिए। 1 मिनट रह गया मार्केट बंद होने का, छोड़ दीजिए, सौदा पंच मत कीजिएगा। जो आज किया है उसका रिवीजन कीजिए, क्या गलती हुई, क्या बेहतर रहा, क्या ठीक रहा। मार्केट को थोड़ा समझ लीजिएगा शांति से बैठ के, और बाज़ार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आराम से मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेड इन्वेस्टर जो भी आप बन के आए हैं आप उसका फ़ायदा उठाइएगा। और मेहमानों से हम और कोई ट्रेड तो नहीं पता करेंगे, ना ही किसी शेयर के बारे में आइडिया लेंगे उनसे। सिर्फ अब क्लोजिंग का आपको एक बता देते हैं कि हाँ कहाँ पे आज कैसे कैसे क्लोज हो रहा है। जैसे आज आप देखेंगे बजाज ग्रुप की कंपनीज का ठीक परफॉर्मेंस रहा, तो इसको ज़रूर नोटिस करने वाला है। इस समय का रोल ओवर ठीक है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का थोड़ा मैं बोलूँगा उम्मीद से ज़्यादा रोल ओवर भी हुआ है, इसलिए शायद बैंक निफ्टी आपको कुछ ज़्यादा लाइन में ना भी रहे, थोड़ा दिक्कत भी करे आपको कल इसके। हालांकि इसकी एक्सपायरी 1 डे बिफोर हो रही है, बृहस्पतिवार से पहले, यानी कि कल हो जाएगी इसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी। 40500 बहुत क्रिटिकल है। एडवांस डिक्लाइन जब हम खोले थे ना तब 900 शेयर ऊपर थे और 800 शेयर से 600 से 800 शेयर नीचे थे। अब आप देखो जब हम क्लोज करके जा रहे हैं ना तो आपके पास 900 शेयर एडवांसेस के साथ ही हैं, लेकिन डिक्लाइंस की संख्या बड़ी है। यानी कि बाजार खुलने के बाद ज़्यादातर लोगों ने अपना, या ज़्यादातर ट्रेड्स ने अपना प्रीवियस डे के नीचे क्लोज कर रहे हैं। ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखोगे लेवल्स को सिर्फ बचाने का काम हुआ आज। जैसे निफ्टी ने 22,000 बचाया और उसने 46,500 बचाया। तो हम सुबह 7 साढ़े 7 वाले शो से ही आपको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं हुई। आज मिड कैप अच्छा चला और मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास क्लोज भी कर रहा है। इंडिया विक्स ये जितना चाहिए उतना ही है, ये ना आपका दोस्त है ना भी आपका दुश्मन है। इतना तो चाहिए, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है 13 का विक्स की। अगर इससे नीचे गिर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस विक्स से भी डरिए नहीं। ये ना डर पैदा करेगा ना कोई खौफ पैदा करेगा, ना ही आपको कोई एक्साइटमेंट देगा। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक्साइटमेंट भी नहीं देगा। तो आप किसी तरह का कुछ ज़्यादा उथल पुथल की उम्मीद ना कीजिए। शायद मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिन मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में ही अपने आप को क्लोज करेगा। बाजार की क्लोजिंग आ चुकी है, लेवल्स आपने चेक कर लिए। आज के जो सुपरस्टार साबित हुए वो बजाज ग्रुप का कंपनी थी, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, अडानी एयरपोर्ट, माफ़ कीजिए पोर्ट्स, ये कुछ एक शेयर्स थे जो चले। और जो टूटा वो था पावर ग्रिड, आयशर मोटर और भारती एयरटेल। इन सब में गिरावट करीब 1.5% के आसपास की थी। बहुत शुक्रिया गुरांग सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। रुचित आपका शुक्रिया, अंशुल जैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेश पालवे जैन बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ स्क्रीन पे तीनों जैन है, रुचित जैन, अंशुल जैन, राजेश पालविया जैन। जैन साहब का दबदबा है पूरा स्क्रीन पर। और खैर गुरांग शाह को भी मैं जैन ही बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, गुरांग शाह जैन। तो गुरांग शाह, रुचित जैन, अंशुल जैन, राजेश जैन, इधर हम फंस गए पूजा त्रिपाठी और डिम्पी कालरा। कोई बात नहीं, जैन का दबदबा स्क्रीन पर कायम रहे, इनसे इंटेलिजेंस हमको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। मेरे को और पूजा को आप इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।